बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्टिलाइज़र के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी एक कम्प्रिहेंसिव टैक्स की जो डिस्कशन है, और इसमें हम कवर करेंगे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और जो एक्साइज ड्यूटी है। अगर आप इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइज़र्स को पाकिस्तान से बाहर से, तो उस वक्त क्या कस्टम ड्यूटी वहाँ पे आपको किस रेट पे चार्ज होगी। तो ये हमारी आज की ओवरऑल डिस्कशन होगी। बिफोर गेट इनटू द डिस्कशन, आप हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है आप उसका पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक के ऊपर हैं तो हमारा जो फेसबुक के ऊपर पेज है द टैक्स मैविन, आप उस ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं, और हमारा जो मैविन कंसल्टिंग का पेज है आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो हमारा यूट्यूब का चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो इनकम टैक्स की क्या ट्रीटमेंट्स हैं, और उसकी हमारे पास एक आउटलाइन मौजूद है। सबसे पहले हम अपनी आउटलाइन देखते हैं। इस आउटलाइन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एडवांस टैक्स है, मिनिमम टैक्स है, उसके बाद 148 का टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्सेस हम देखेंगे, और इसके अलावा हम देखेंगे कि सेमी एनुअल जो विदहोल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट है वो कब वो है डिस्ट्रीब्यूटर ने फ़ाइल करनी होती है। और आखिर में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स की क्या तब्दीलियाँ आई हैं, और इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फ़ाइल करते हुए एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको मलहूज़ खातिर रखना होता है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है 153(1)(a) की जो जेनेरिक जो विदहोल्डिंग है। आपको पता है कि जब भी सप्लाईज़ जो है फ़िज़िकल गुड्स की ट्रेड होती है, फ़िज़िकल गुड्स का लेन देन होता है, तो उसकी पेमेंट करते हुए अगर कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हैं तो 4% अगर सप्लायर कंपनी है, और अगर सप्लायर अदर देन कोई चीज़ कंपनी है तो उसका 4.5% है। और इसी रेट का नीचे आपको डबल नज़र आ रहा है अगर वो कंपनी या अदर देन कंपनी का जो सप्लायर है वो अगर एक्टिव टैक्स पर लिस्ट पे मौजूद नहीं है। अब ये वाला टैक्स जो है ये ट्रेडर के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ये वाला टैक्स जो है ये बेसिकली ये वाला टैक्स जो है ये मिनिमम टैक्स है। वेयर एज ये मैन्युफैक्चरर के लिए, मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए या लिस्टेड कंपनी के लिए ये वाला टैक्स जो है ये एडजस्टेबल टैक्स हो जाता है। तो ये जेनेरिक है। ये जब भी आप किसी भी टाइप की गुड्स का लेन देन जो है वो करते हैं तो उस वक़्त जो है ये चीज़ माइंड में जो है वो रखना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी पेमेंट का लेन देन होगा तो जो जेनेरिक जो जर्नल जो विदहोल्डिंग है वो तो होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक अगर हम जाते हैं तो एडवांस टैक्स है ऑन इंपोर्ट स्टेज। ये मिनिमम होता है 1% के हिसाब से। तो ये दो टाइप की जो इंपोर्ट है उसके ऊपर है। अगर आप कोई भी पर्सन जो है वो यूरिया इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से बाहर से, या कोई पोटाशिक फर्टिलाइज़र जो है जो ईसीसी की जो कैबिनेट डिसीजन था 9 दिसंबर 2004 का, उसमें जो खादें या उसमें जो पोटाश की जो खादें हैं जो उस ऑर्डर के मुताबिक हैं वो जो डिसाइड हुई थी, अगर वो इंपोर्ट होती हैं तो उस सूरत में भी जो विदहोल्डिंग होगी 1% के हिसाब से होगी, और ये वाली विदहोल्डिंग भी मिनिमम होगी। नेक्स्ट हमारे पास एडवांस टैक्स है। ये 0.7% के हिसाब से है, और ये चार्ज करेगा जब भी सप्लाईज़ देगा मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को या होलसेलर को, तो वो 0.7% के हिसाब से जो है वो एक एडजस्टेबल एडवांस टैक्स जो है वो इनवाइस के साथ वसूल करेगा। ये टैक्स जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूटर का होगा, डीलर का या होलसेलर का, जो भी मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर से खादें जो है वो ख़रीद रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम टैक्स है। ये डीलर और फर्टिलाइज़र के लिए जो मिनिमम टैक्स की परसेंटेज है 0.75% है। तो ये तो बाहर कैफ उसको जो है हर सूरत देना होगा।
क्योंकि इससे कम जो है वो कैलकुलेशन नहीं बनेगी। लाइक आपके पास 2 प्रॉफिट होंगे, क्योंकि मिनिमम टैक्स है या नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर फॉल कर रहा है इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या जो भी डीलर है। तो अब ज़ाहिर है वो अपना एक प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, प्रॉफिट के ऊपर अपना वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स बनाएगा, और इसके अलावा मिनिमम टैक्स जो है वो 0.75% अपना कैलकुलेट करेगा। जो दोनों में से हायर ऑफ होगी लायबिलिटी टैक्स की, वो पे करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है मिनिमम टैक्स के हवाले से, क्योंकि अगर आप मिनिमम टैक्स कैलकुलेट नहीं करते, जैसे कि बात प्रैक्टिशनर इंटेंशनली भी छोड़ते हैं या आपसे अनइंटेंशनली भी रह जाता है, तो इसमें ज़्यादातर जो FBR है या डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाता है कि आपने मिनिमम टैक्स जो है ये पे नहीं किया या कैलकुलेट ही नहीं किया वहाँ पे। तो इसलिए जब भी आप फर्टिलाइज़र या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के रिटर्न जो है वो वर्कआउट कर रहे हों, तो अगर उसमें देखें अगर मिनिमम टैक्स उसके ऊपर चार्ज हो रहा है तो वो लाजमी जो है उसको कैलकुलेट करें और कंपेयर जो है वो लाजमी करें। इसके अलावा कुछ पेमेंट्स हैं, जैसे कि रेंट की पेमेंट है। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो नॉर्मली ये 2 तरह की पेमेंट्स तो बहरहाल करता है। अगर वो 153 का प्रिस्क्राइब पर्सन नहीं भी है, लेकिन उसको फिर भी वो जब रेंट की पेमेंट कर रहा होता है, तो उस सूरत में अगर वो एक इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को 15 लाख जो है सालाना से ज़्यादा का जो है वो रेंट पे कर रहा है, तो वो उस सूरत में वो प्रिस्क्राइब पर्सन बनता है, उसे 155 की विद होल्डिंग जो है वो करनी चाहिए। तो लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो पेमेंट है, तो पेमेंट की का भी कोई थ्रेशोल्ड मौजूद नहीं है रेंट के लिए, तो इसलिए जब भी वो पेमेंट भी करे तो उससे सारी की सारी पेमेंट जो है वो थ्रू जो है वो बैंकिंग चैनल जो है वो करनी होगी। दूसरी चीज़ सैलरी है। सैलरी के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, जब भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर आप सैलरी देंगे तो उसके ऊपर आपको विद होल्डिंग करनी होगी। जैसे कि साल 2020 के लिए जो सैलरी का रेट है वो 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये से ज़्यादा की सैलरी अगर पे कर रहा है एक डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको उसके ऊपर स्लैब रेट के मुताबिक जो है सैलरी की स्लैब रेट के मुताबिक 149 के जो रेट्स हैं उसके मुताबिक उसे विद होल्डिंग जो है वो करनी होगी। लेकिन पेमेंट करते हुए भी ये एहतियात करनी होगी, अगर 15,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर रहा है थ्रू बैंकिंग चैनल, तो उसे ये पेमेंट करते हुए भी जो है वो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल करनी होगी। अदरवाइज़ उसको ये एक्सपेंस जो है, ये अलाउएबल एक्सपेंस जो है उसके लिए नहीं रह जाता। अब देख लेते हैं, हमने विद होल्डिंग चाहे देखी इसकी, अब देख लेते हैं डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको। हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है ये जब इनवाइस करता है डीलर को, तो ये क्या करता है, चूँकि ये मैन्युफैक्चरर है तो ये इनवाइस की एक वैल्यू होगी, उसके साथ जो है वो 0.7% जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो भी ऐड करेगा अपनी इनवाइस के अंदर, और फिर जो है वो कलेक्ट करेगा डीलर से। डीलर जब पेमेंट करेगा अपनी इनवाइस की, तो वो ये देखेगा कि पेमेंट करते हुए जिस पेमेंट पार्टी को वो पेमेंट कर रहा है, अगर तो वो कंपनी है तो उस सूरत में वो 4% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो विद होल्ड करेगा, और अगर इस मैन्युफैक्चरर ने किसी किस्म की एग्जम्पशन ली हुई है तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो देख लेगा। अगर यहीं पे ये जो सप्लायर है हमारा, अगर ये कमर्शियल इंपोर्टर है और इसका इंपोर्ट स्टेज के ऊपर टैक्स कटा हुआ है, तो उस सूरत में भी डीलर जब पेमेंट करेगा तो उस सूरत में भी चूँकि वो टैक्स एडवांस में इंपोर्ट स्टेज पे उसका कट चुका है, वो जीडीज़ प्रोवाइड कर देगा, तो उसकी विद होल्डिंग जो है ये डीलर नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल है ये फर्स्ट ईयर जो है हमारी क्लियर हो गई है कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर इसको सप्लाइज देता है तो उस सूरत में 4%, या अगर उसने एग्जम्पशन ली हुई है तो एग्जम्पशन की सूरत में ये विद होल्डिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर वो कमर्शियल इंपोर्टर है और वो जीडीज़ दे देता है, उसका इंपोर्ट स्टेज पर टैक्स कट रहा है, तो उस सूरत में भी इसकी विद होल्डिंग यहाँ पे नहीं होगी। अब आ जाते हैं इस डीलर के ऊपर। अब ये डीलर है जब आगे सप्लाइज देगा तो विद होल्डिंग की क्या सूरत हाल होगी। अब ये देखना ये है सबसे पहले कि क्या ये डीलर ख़ुद विद होल्डिंग एजेंट कब बनता है। इसके लिए जो है वो 2 शराइतें। पहली बात तो ये है कि अगर तो ये फॉल करता है
ट्रेडर की डेफिनेशन के अंदर जो सेकंड अमेंडमेंट के तहत एफबीआर ने प्रोवाइड की है, तो ट्रेडर की अगर डेफिनेशन में ये फ़ाल करे तो उस सूरत में एक तो इसको अपनी इंक्रीमेंटल स्टाइल के अंदर रिटर्नें फाइल करनी होंगी, और अगर इसका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से ज़्यादा है तो उस सूरत में ये विद होल्डिंग करेगा इन पार्टीज़ को पेमेंट करते हुए, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। दूसरी सूरत ये है कि अगर इसका टर्नओवर 50 मिलियन से ज़्यादा है, और ये मैं बात कर रहा हूँ 153(1)(a) की जेनेरिक एग्जम्पशन की, तो वहाँ पे जो प्रिस्क्राइब पर्सन का है वो है 50 मिलियन का। तो अगर इसका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 50 मिलियन से ज़्यादा है तो उस सूरत में ये विदहोल्डिंग एजेंट जो है वो बनता है, इसको विदहोल्डिंग करनी चाहिए जब भी ये मैन्युफैक्चरर को जो है वो पेमेंट कर रहा होगा। तो अब समझ के आई कि ये जो डीलर है, डीलर उस सूरत में विदहोल्डिंग एजेंट बनता है, उसे उस सूरत में पेमेंट करते हुए विदहोल्डिंग करनी चाहिए अगर या तो वो ट्रेडर की डेफिनेशन में फॉल करता है और उसका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है, या दूसरी सूरत में उसका जो टर्नओवर है वो 50 मिलियन से प्रीसीडिंग ईयर में ज़्यादा होता है, तो ये 153 के अंदर ये प्रिस्क्राइब पर्सन बनता है। इसको विदहोल्डिंग इन पार्टीज़ को पेमेंट करते हुए करनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं जब ये सप्लायर बनता है। अब चूँकि इसके पास स्टॉक आ गया, ये आगे बेचेगा, ये या तो बेचेगा इस रिटेलर को, सब डीलर को या होलसेलर को, या ये अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचेगा, या फ़र्ज़ कर लेते हैं ये किसी कंपनी को ये माल बेचता है। तो उस सूरत में इसकी विदहोल्डिंग क्या होगी? अगर ये एक कंपनी को माल बेचता है, जो कि कंपनी 153(1)(a) में एक प्रिस्क्राइब पर्सन होती है, ये ग्रॉस अमाउंट की जब इन्वाइस यहाँ रेज़ करेगा तो ये पेमेंट करते हुए, चूँकि ये ख़ुद कंपनी नहीं है, ये अदर देन कंपनी है, तो इसका 4.5% के हिसाब से ये टैक्स कट जाएगा। ये कंपनी इसको पेमेंट करते हुए 4.5% के हिसाब से विदहोल्ड करेगी। इसी तरह अगर ये अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचता है, चूँकि अल्टीमेट कंज्यूमर जो है ये प्रिस्क्राइब पर्सन नहीं होता, इसलिए ये जब भी पेमेंट इसको करेगा तो इसकी विदहोल्डिंग नहीं करेगा। अब आ जाते हैं कि जब ये नीचे रिटेलर्स को या सब डीलर को बेचता है, तो अगर तो ये वाला जो रिटेलर है या डीलर है ये प्रिस्क्राइब पर्सन के डेफिनेशन में अगर नहीं आता तो ये देखेगा कि ये ट्रेडर की डेफिनेशन में तो नहीं फॉल करता, और अगर ट्रेडर की डेफिनेशन में ये रिटेलर जो है ये फॉल नहीं करता तो उस सूरत में ये विदहोल्डिंग नहीं करेगा। अगर ये 100 मिलियन से ज़्यादा इसका प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में टर्नओवर बनता है तो उस सूरत में ये इसको पेमेंट करते हुए 4.5% के हिसाब से विदहोल्डिंग करेगा। तो ये एक पूरा विदहोल्डिंग का साइकिल है। एक खाद के डिस्ट्रीब्यूटर जब भी आगे सप्लाईज दे रहा होता है तो उस सूरत में ये मैंने 3-4 एग्जांपल्स ली हैं, और ये जनरल एग्जांपल्स होती हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपका जो सीन है या आपका जो सिनारियो है उसमें कौन सा सिनारियो जो है वो फिट बैठता है। लेकिन हमने यहाँ पे ओवरऑल जो है वो जितने एक पॉसिबल वेज़ हो सकते थे पेमेंट के और सप्लाईज़ के वो डिस्कस कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विदहोल्डिंग का ये जो साइकिल है और ये पेमेंट है ये क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ मंथली स्टेटमेंट। जैसा कि आपको पता है कि अगर एक फर्टिलाइज़र का डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 149 में 155 में रेंट की पेमेंट करते हुए या 153(1)(a) में टैक्स विदहोल्ड करता है तो उसको विदिन 7 डेज़ जो होता है ये टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराना होता है, और हर 6 महीने में उसे एक स्टेटमेंट फ़ाइल करनी होती है, उसे हम कहते हैं मंथली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट। तो ये 31 तक फर्स्ट 6 मंथ की जाती है, तो 31 जनवरी तक इसको जो है वो फ़ाइल करना होता है। सेकंड जो हाफ़ ईयर होता है वो 30 जून को होता है, और ये 31 जुलाई तक जो है इसको सबमिट हो जाना चाहिए। लेकिन एक विदहोल्डिंग स्टेटमेंट को आप 60 दिनों के लिए जो है अंदर अंदर रिवाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कोई एरर या ओमिशन अगर आपसे हो गई है तो उसे 60 दिनों के अंदर अंदर आप वॉलंटियरली जो है वो रिवाइज़ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपकी एनुअल स्टेटमेंट होती है। एनुअल स्टेटमेंट जो होती है ये एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पहले चूँकि ये फाइनल में चले जाते थे, अब इनका टैक्स जो है ये मिनिमम के अंदर है, नॉर्मल या मिनिमम में आ जाता है। तो अब क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूटर के अपनी तमाम परचेजेस
वो उसमें से लेस करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने मैनेजमेंट के खर्चे जैसे कि रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, अदर यूटिलिटीज़ हैं, अगर कोई छोटी मोटी सैलरी वेजेस उसने दी हैं वो अपनी लेस करेगा, और इसके अलावा अगर कोई एडवर्टाइजमेंट का छोटा मोटा ख़र्चा है और दूसरे मुतअद्दिद जो हैं मुतफ़र्रिक़ ख़र्चे हैं वो उसमें से लेस करेगा, तो नेट प्रॉफिट आएगा। उस नेट प्रॉफिट के ऊपर वो अपना जो है वो टैक्स रेट लगाएगा बिज़नेस इंडिविजुअल वाले, तो उस पर एक टैक्स की लायबिलिटी आएगी और एक मिनिमम टैक्स जो है 0.75%। उन दोनों को कंपेयर करके जो हायर अमाउंट होगी उसके ऊपर वो टैक्स देगा। लेकिन इसमें अब जो प्रीवियस ट्रेंड है उसमें चेंज इसमें ये आई है कि चूँकि अब जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मिनिमम की रेजीम के अंदर आ गया है, तो उसको वहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी शो करना होता है। उसको जितने खर्चे हैं उनका रिकॉर्ड कीपिंग भी करनी होती है, लाइक उसमें इनवाइसेस हो सकती हैं, सैलरी शीट्स हो सकती हैं, जितने भी उसके परचेज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसने इंपोर्ट की हुई हैं तो उस सूरत में जीडीज़ वगैरह हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स उसने किए हुए हैं, डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स उसके हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना भी उसके लिए ज़रूरी है। फिर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, चूँकि अब वो तमाम प्रॉफिट एंड लॉस अपना अकाउंट जो है वो शो कर रहा है, तो उस सूरत में उसको पेमेंट करते हुए बैंकिंग चैनल का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि अगर डायरेक्ट परचेजेज़ हैं तो उस सूरत में 50,000 रुपया से ज़्यादा का जो की इनवाइस होगी वो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल जो है वो जानी चाहिए, और अगर सैलरी दे रहा है तो 15,000 से ज़्यादा, ठीक है, रेंट दे रहा है तो वो क्रॉस चेक के थ्रू प्रॉपर जाना चाहिए, और उनके ऊपर जहाँ हो सके है विद होल्डिंग भी उसे करनी चाहिए। क्योंकि इन दो कामों के अलावा अगर आप ये एक ट्रांजैक्शन करते हुए विद होल्डिंग नहीं करते और बैंकिंग चैनल के थ्रू आप पेमेंट नहीं करते, तो उस सूरत में ज़ाहिर है वो एक्सपेंस आपको लायबल एक्सपेंस नहीं रहता आपके लिए। तो बाकी अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो भी अपने संभाल के रखें, जो भी रिटर्न फाइल करते हुए वो चीज़ें डिक्लेयर कर रहा है उसकी सपोर्टिंग और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके पास होना ज़रूरी है। और आगे नीचे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि उसका जो एडजस्टेबल टैक्स है वो 236G के अंदर आ रहा है, तो इसकी जो एंट्री है ये आपके सामने कोड है, इस कोड के जो है वो अगेंस्ट करेगा। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं, जब भी वो रिटर्न फाइल करे, रिटर्न फाइल करते हुए वो अपनी एहतियाती तदाबीर को मलूज़ खातिर रखेगा, तो आने वाले दिनों में या सब्सिक्वेंटली अगर उसकी असेसमेंट ओपन भी होती है तो वो बहुत सारे एंड्स जो हैं उसके सेफ़ होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चंद प्रोविजंस थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो स्पेसिफ़िकली जो है वो लागू होती हैं जो फर्टिलाइज़र का डिस्ट्रीब्यूटर है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल्स टैक्स की। अब सेल्स टैक्स में जो चंद चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये है कि फर्टिलाइज़र जो है वो 3rd शेड्यूल आइटम है, इससे क्या मुराद है, क्या मतलब है। फिर 8 शेड्यूल के मुताबिक इसके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट लगता है। फिर हम देखेंगे कि सेल्स टैक्स से रिटर्न कैसे फ़ाइल होती है। फिर इसकी जो क्वांटिटी आप शो करते हैं उसको शो करने के लिए स्पेशल एक रूल मौजूद है, रूल क्या कहता है वो देख लेंगे। और कुछ चंद और रूल्स हैं जो एक सरसरी सा हम जायज़ा लेंगे जो मैन्युफैक्चरर के ऊपर जो है वो लागू हो रहे हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं अपना। सबसे पहले देखें कि 3rd शेड्यूल आइटम है। अब फर्टिलाइज़र जैसे कि अगर आप देखते हैं 3rd शेड्यूल, तो ये 32 एंट्री जो है, अगर 32 नंबर पे आप देखते हैं तो एक एंट्री है फर्टिलाइज़र ऑल टाइप। इसका मतलब है कि जितनी तरह की भी फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सप्लाई हो रही हैं, तो उस सूरत में वो सारी की सारी 3rd शेड्यूल में फ़ॉल करती हैं। अब 3rd शेड्यूल की 2-3 जो हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहले एट्रीब्यूट इसका ये होता है कि ये गुड्स अगर कोई स्पेसिफाइड किसी शेड्यूल में ना आती हों तो ये 17% के ऊपर सेल्स टैक्स के ऊपर लगता है इनके ऊपर। लेकिन अगर इनके ऊपर 8 शेड्यूल लग रहा है तो फिर इनके ऊपर जो है वो रिड्यूस रेट लगता है। सेकंड ये होता है कि इसकी जो प्राइस होती है वो मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर जो है वो फिक्स करता है, और वो कंज्यूमर प्राइस के ऊपर शुरू में ही टैक्स जो है वो दे देता है। नीचे वाले टीयर जो होते हैं उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। जितने वाली बीच के जो मीडियम्स होते हैं वो टैक्स नहीं देते, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं और उसको प्रॉपरली शो करते हैं। तो ये 2 से 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो 3rd शेड्यूल आइटम के अंदर आते हैं। चूँकि हमारी फर्टिलाइज़र जो है ये 3rd शेड्यूल आइटम है, तो इसलिए ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं ये इनके ऊपर लागू होते हैं। और एक चीज़ और ये होती है कि वो जो कंज्यूमर प्राइस होती है, इसे MRP भी हम कहते हैं, मिनिमम रिटेल प्राइस जो होती है,
वो भी हर बोरी के ऊपर जो है वो प्रिंट होती है। तो उसके ऊपर ना सिर्फ कंज्यूमर प्राइस भी होती है, बल्कि कंज्यूमर प्राइस के ऊपर उसके अंदर जो टैक्स भी होता है उसका भी जो है वो ब्रेकअप वो हर बोरी के ऊपर जो है या हर बैग के ऊपर जो है वो प्रिंट होता है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं थर्ड शेड्यूल आइटम के। अब आगे देखते हैं हमारे पास 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल के अंदर अगर आप देखते हैं तो तमाम फर्टिलाइज़र्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स का रेट है वो 2% है विदाउट एनी कंडीशन। तो एक तरफ आप देखेंगे कि ये थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल के लिए वो 3-4 बातें जो हमने पहले डिस्कस की वो इसके ऊपर भी लागू होती हैं। प्लस ये है कि जो रेट इसके ऊपर सेल्स टैक्स का चार्ज होता है सेल और परचेज़ के ऊपर सारा नीचे वो 2% के हिसाब से होता है। फिर एक रूल 14 है, रिटर्न फाइल करते हुए कहते हैं कि फर्टिलाइज़र्स का जो मेजरिंग यूनिट है वो आपने मेट्रिक टन के अंदर लिखना होता है। कि जब भी आप इसकी क्वांटिटी इंटर करेंगे तो इसके लिए जो आपने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल होगा वो मेट्रिक टन के हिसाब से होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है, ये ट्रैकिंग अभी चूँकि सेल्स टैक्स के जो टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए वर्ल्ड बैंक की इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो 5 सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर अभी जिनकी प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है और ट्रैकिंग हो रही है। इसके लिए इन्होंने एक नेटवर्क बनाया, एक बॉडी बनाई है, उसको ये कहते हैं इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इस कंपोजिशन के साथ जो है वो इन 5 सेक्टर्स की जो प्रोडक्शन है उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स है और उनकी जो प्रोडक्शन सेल्स टैक्स उसको जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर जो है वो मॉनिटर कर रहा है। चूँकि ये फर्टिलाइज़र के डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर उस तरह से अप्लाई नहीं होता, इसलिए ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। अब देख लेते हैं कि सेल्स टैक्स का इतलाक़ कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है कि चूँकि ये थर्ड शेड्यूल आइटम है तो उस सूरत में मैन्युफैक्चरर जो होता है वो प्राइस टैक्सेस और लेवीज़ जो है वो सारी वन टाइम जो है वो पे कर देता है और उसको हम कहते हैं रिटेल प्राइस या मिनिमम रिटेल प्राइस। और जब वो डिस्ट्रीब्यूशन को देता है तो उसको वो ये एक इंटरनल इनकी प्राइस होती है जिसको हम डीपी कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है आगे इंश्योर करता है कि वो रिटेल या मिनिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं बेचता। चूँकि हर बोरी हर पैकेट के ऊपर जो है थर्ड शेड्यूल आइटम्स की जो गुड्स होती हैं उनके ऊपर प्राइस ऑलरेडी फ़िक्स होती है, टाइप होती है। तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर है वो आगे रिटेल करते हुए या रिटेल में बेचते हुए वो प्राइस या वैल्यू एडिशन उसके अंदर नहीं कर सकता। तो इसलिए समझ ये आता है कि वो जो टैक्स की एडजस्टमेंट है, जैसा कि मैन्युफैक्चरर जो है वो बेचते हुए 2% चार्ज करता है, तो आगे जब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आगे रिटेल करता है तो रिटेलर को बेचते हुए वो भी आगे 2% ही उसके ऊपर टैक्स चार्ज करता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स तो वही है जो मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया है, सब्सिक्वेंटली टैक्स पे नहीं होगा। वो ऑलरेडी उसकी प्राइस के अंदर वो पर बैग के अंदर वो ऑलरेडी 2% शामिल हो चुका है। अब करना क्या है कि चूँकि डिस्ट्रीब्यूटर की परचेज़ बनती है और परचेज़ के ऊपर जो 2% टैक्स होता है उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। ठीक, इसका जो इनपुट है तो ये जब आगे चीज़ बेचता है तो वही 2% आगे ये आउटपुट का भी वो 2% ही ये चार्ज करता है। यानी कि चार्ज ये नहीं करता, ये सिर्फ शो करता है अपने एनेक्सर सी के अंदर बेचते हुए, जो कि प्राइस फिक्स होती है इसलिए ये प्राइस बढ़ा नहीं सकता ना उसके ऊपर। तो ये क्या करता है कि 2% ये इनपुट लेता है, 2% के हिसाब से ये आउटपुट चार्ज कर देता है। ये कुछ एक्स्ट्रा टैक्स अपनी जेब से जो है वो शामिल नहीं करता। तो ये एक पूरी टीयर है और ये पूरा एक सिनारियो है सेल्स टैक्स के हवाले से। अब हम देख लेते हैं कि ये नेक्स्चर ए है, यानी कि ये एक परचेजेस हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर की। तो आप देख रहे हैं कि उसने एंग्रो से और फौजी से जो है वो खाद उठाई है। तो अब एंग्रो ने और फौजी फर्टिलाइज़र ने उसको 2% के हिसाब से ये देख रहे हैं जो टैक्स जो है वो उसने चार्ज किया है। तो जब वो 2% के हिसाब से उसको टैक्स चार्ज हुआ है तो अब ये क्या करेगा कि जब आगे बेचेगा तो ये उसी प्राइस के ऊपर जो है वो 2% लगा के बेच रहा है। तो ये इसने जब आगे रिटेल में बेची है तो इसने क्या किया है कि वही 2%
चार्ज नहीं किया बल्कि इसने सिर्फ शो किया है, ये इसने दोबारा से चार्ज नहीं किया। ये वही टैक्स था जो ऑलरेडी चार्ज हुआ था। चूँकि ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं इसलिए आप अलग से चार्ज नहीं करते, बल्कि जो आप प्राइस कोट कर रहे होते हैं उसके अंदर वही 2% ऑलरेडी चार्ज होता है। तो यानी कि आपकी 2% इनपुट 2% आउटपुट आपस में बराबर होती है। नेट पेएबल जो है वो इस सूरत में नहीं बनता। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेल करता है, वो चाहे रिटेल में बेच रहा है या एंड कंज्यूमर को बेचता है, तो उस सूरत में वो शिनाख्ती कार्ड जो है वो लाजमी इंटर करेगा। इसके बग़ैर जो है एनेक्सर सी जो है उसकी वैल्यूज़ वो उठा तो लेगा, वो बल्क अनरजिस्टर्ड के अंदर डालेगा, लेकिन उसको क्या करेगा कि उतनी ही इनपुट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगी, तो नेट पेएबल खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप एनेक्सर सी फिल करें सेल की, तो उसके किसी भी उसको जो रिस्पेक्टिव सप्लायर बायर है उसके CNIC के अगेंस्ट जो है वो शो करें। अगर विदाउट CNIC आप शो करेंगे तो ये आपका पेएबल बन जाएगा, अदरवाइज़ ये एडजस्ट कर देगा, नहीं तो ये पेएबल बना देगा। कस्टम एक्ट में एक छोटी सी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जितनी भी चैप्टर 31 जो है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द पाकिस्तान कस्टम टैरिफ का, उसमें जितनी भी फर्टिलाइज़र्स आती हैं उनके ऊपर जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो एक फ़िक्स रेट होता है 3% की जो है वो कस्टम ड्यूटी जो है वो चार्ज होती है जब भी आप जो खाते हैं ये बाहर से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंपोर्ट करते हैं। यानी कि अभी हमने जो पूरी डिस्कशन देखी इसमें इंपोर्ट स्टेज के ऊपर आपको 1% 148 वाला टैक्स लगता है जो मिनिमम होता है, वो इनकम टैक्स एडजस्टेबल होता है, जबकि 3% जो है आपको कस्टम ड्यूटी जो है वो लगती है। तो ये थी जी एक ओवरऑल डिस्कशन जिसमें आपने शुरू में इनकम टैक्स को देखा, फिर उसमें हमने बाद में आगे सेल्स टैक्स देखा, फिर देखा कि थर्ड शेड्यूल 8 शेड्यूल ये क्या गेम है, और उसके बाद उसकी हमने एडजस्टमेंट देखी कि इनपुट और आउटपुट चूँकि बराबर होता है तो सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसने चीज़ें डिक्लेयर करनी होती हैं, उसने जेब से कुछ नहीं पे करना होता। वो वही होता है जो परचेजेस के ऊपर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका होता है, और मिनिमम जो है वो रिटेल प्राइस चूँकि फ़िक्स होती है तो इसलिए वो कोई एडिशनल टैक्स जो है वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, तो इसलिए वो कोई एडिशनल टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करता। और आखिर में हमने देखा कि कस्टम ड्यूटी जो है वो इसके ऊपर 3% है। तो अब मेरा ख़्याल है आप लोगों की फिंगर टिप्स के ऊपर होंगी कि ये किस तरह जो है ये टैक्सेशन इसकी जो है वो फर्टिलाइज़र का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी हो रही है। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।